नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। और दोस्तों, हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 की सीरीज़ में एडवांस टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने अपने आधे से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक था वो था लेखन कला के गुण, उत्तम लेखन, और उसी में था सार लेखन। संक्षेपण के बारे में भी हमने पढ़ा था, कवर किया था। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। बहुत ही कॉमन टॉपिक है दोस्तों, बहुत आसान है पढ़ने में भी और इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन मैं इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग स्कूल लेवल से ही गद्यांश, अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश पढ़ते आए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हम लोग आज से मैं आपको बताऊं, इवन आज से 5-6 साल पहले भी अक्सर मिड सेशन में हमने देखा कि गद्यांश जो है वो कवर किए जाते थे लैंग्वेजेस में, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी। लेकिन आजकल तो हम लोग अदर अपने सब्जेक्ट्स में भी करते हैं, सोशल में, साइंस में भी कभी कभी लोग पैसेजेस करके वो दे देते हैं। तो लेकिन आज का जो वक्त है, आज मैं आपको बताऊं कि क्लास 3 से ये पैसेजेस दिए जाने लगे हैं स्कूल्स में। हालांकि वो सीन पैसेजेस होते हैं और वो ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चों को अनसीन पैसेजेस तो नहीं देंगे, अपठित गद्यांश नहीं देंगे। लेकिन इसका महत्व कितना है वो हम आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। मिड सेशन से अक्सर हम लोग के शुरू हुआ करते थे तो वो भी सीन पैसेजेस ही दिया जाता था, पठित दिया जाता था। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल ऊंचा होता है और कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं हम, या स्कूल में 10th या 11th में जाते हैं, तो हमें ये अपठित गद्यांश मिलने लगते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस इतना है दोस्तों कि इससे बच्चे या तो मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन करते हैं या तो फिर उनका मार्क्स जाता भी है, बिकॉज ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम। वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसके कारण बच्चों का टाइम लॉस होता है इसे कवर करने में। तो इसका तरीका आप समझ लें कि कैसे हमें कवर करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किस प्रकार से हमें इसे कवर करना चाहिए एग्जाम्स में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसका स्कोप क्या है और हम किस प्रकार से अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो पहले तो इसके बारे में जान लें कि यह वह गद्यांश है जिसे विद्यार्थी ने पहले कभी ना पढ़ा हो, या ये अपठनीय है। अपठित का अर्थ है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है। इससे विद्यार्थियों की भाव बोधि संबंधी जो क्षमता होती है उससे उसका मूल्यांकन किया जाता है, मतलब एनालिटिकल नॉलेज, कि जो विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी थिंकिंग को यूज़ करके आंसर दे रहा है, एनालिटिकल थिंकिंग कर रहा है। तो वो कॉग्निटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं हम, संज्ञानात्मक सोच, कि किस प्रकार से सोच करके वो आंसर्स दे रहा है, इससे अपठित गद्यांश से ये पता चलता है। अपठित गद्यांश का बार बार मुख वाचन करके उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे बार बार पढ़ के, मुख वाचन मतलब मन में पढ़कर, तो बिना बोले मन में पढ़कर जब हम समझते हैं कि ये गद्यांश हमें क्या बोल रहा है, तब हम क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते हैं। तो इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि इसे हल करें तो हमें कौन कौन से नियम को अपनाना चाहिए। देखिए, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हम इसे जल्दी सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है हमारे इस अध्याय का। इसे आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी फर्स्ट पॉइंट है कि बार बार मुख वाचन करके उसे समझने का प्रयास करें। आप इसके लिए कुछ टाइम ज़रूर लेकर रखें। अगर कॉम्पिटिटिव पेपर्स दे रहे हैं, आप जानते हैं उसमें लिमिटेड टाइम होता है। स्कूली लेवल पेपर दे रहे हैं उसमें भी आपका लिमिटेड टाइम होता है। कॉलेज का देते हैं, हर जगह आपका लिमिटेड टाइम होता है। इसलिए आप 3-4 पैसेजेस को पहले से पढ़ कर जाएं ताकि आपको क्लियर हो कि आप किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले बार बार मुख वाचन मतलब कि साइलेंट रीडिंग करें, मन में पढ़ें और उसे समझें। फिर प्रश्नों को पढ़ें और गद्यांश में संभावित उत्तरों को रेखांकित करें। इसे आप बार बार पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को पढ़िए। सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए कि आप प्रश्नों को पढ़ें और उसके जो आंसर्स आपको गद्यांश में लगते हैं उसको आप अंडरलाइन कर दें पेंसिल से। पेन से मत कीजिए, पेन अलाउड नहीं होती है, पेंसिल से अंडरलाइन करें। जिन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ना हो उनके उत्तर जाने हेतु गद्यांश को पुनः ध्यान से पढ़ें। हालांकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम बार बार इसे पढ़ें, इसलिए आप इसे 1 या 2 बार में इतने अच्छे से पढ़ लें कि अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी बाहर से नहीं आती है, तो आप हाँ, जो पूछा जाता है पर्यायवाची या विलोम, वो भले बाहर से आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्कूली लेवल पे नहीं आते हैं बाहर से, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है, उनका लेवल इतना हाई होता है। तो उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें और उसे फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप पुनः ध्यान से पढ़ें और उसे रेखांकित करें उत्तरों को। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में दें, आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर्स देने हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हूबहू वही उतार कर रख दें अपने आंसर में जो आपका गद्यांश में लिखा है। आप अपनी लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी भाषा में भी आंसर दे सकते हैं। उत्तर संक्षिप्त और भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। दोस्तों, अपठित गद्यांश कभी भी आपके लंबे चौड़े आंसर्स के लिए नहीं बने होते हैं।
जितना पूछता है क्वेश्चन उतना ही आपको आंसर देना है। आपको ये नहीं करना है कि हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आपको लंबे चौड़े आंसर्स देने तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है पठित गद्यांश में। जितना आपसे क्वेश्चन किया गया है उतना ही आंसर देना है और आपको आंसर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करना है, प्रभावशाली तरीके से, लेकिन अच्छा आंसर देना है। ये नहीं कि आपका प्रश्न कुछ और किया जा रहा है, आंसर कुछ और दे रहे हैं आप। यदि कोई प्रश्न शीर्षक देने के संबंध में हो तो ध्यान रखें कि शीर्षक मूल कथ्य से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल, अक्सर अपठित गद्यांश में आपसे टाइटल पूछा जाता है कि गिव अ सुटेबल टाइटल, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। तो वो आपका जो टाइटल है, वो जो आपका शीर्षक है, वो बिल्कुल आपके गद्यांश से रिलेटेड होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है शीर्षक गद्यांश में दी गई सारी अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। मतलब कि जो गद्यांश बोल रहा है, गद्यांश में जो मूलभूत बातें की गई हैं उससे रिलेटेड ही आपको अपना शीर्षक चुनना चाहिए कि उसमें क्या बातें हो रही हैं। अंत में अपने उत्तरों को पुनः पढ़कर उनकी त्रुटियों को अवश्य दूर करें। लास्ट में जब आप निष्कर्ष निकालते हैं तो अपने सारे आंसर्स को देख लें कि वो सही है या नहीं है। कोई त्रुटि है तो उसे दूर करके, उसे पुनः राइट करके, रीराइट करके उसे आप सही तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये है आपकी नियम कानून, ध्यान से जो आपको बातें दिमाग में रखनी चाहिए। अभी एग्जाम्पल एक हमने आपके सामने दिया है पठित गद्यांश का। इसमें है, तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा संग्रात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य, मर्यादापूर्णशील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संत तत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहनी को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति की वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनावरित अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। दोस्तों, अगर इसे हम एक बार में देखें तो हमें समझ में आता है, अगर इसका शीर्षक पूछा जाए तो ये तुलसीदास जी के बारे में बोला जा रहा है, उनके जैसे महान कवि की व्याख्या की गई है इसमें। तो इसका शीर्षक अगर हम देखें तो हमें पहले इसे पढ़ने से समझ में आ गया कि इसका शीर्षक अगर पूछा जाएगा तो वो होगा तुलसीदास। देखिए, आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, मैंने इसे ध्यान से पढ़ के आपके सामने बताया। आप किस तरह से इसे पढ़कर आप बताते हैं, आंसर्स देते हैं, यह आपके ऊपर है। अब इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यही, प्रयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो आंसर हमारा, हमने अभी आपसे कहा, संत कवि तुलसीदास। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कवि तुलसी में किसके प्रति उत्साह नहीं है? तुलसी के काव्य की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, अगर मैं फिर से अगर जाऊं अपने पिछले पेज पर, तो यहाँ सेकंड लाइन में यहाँ पे एक आंसर, यही पिछले ही इसमें आंसर था, आप देखें। इसका आंसर मैं यहाँ पर सामने आपके साथ कर दूँ डिस्कस। तुलसी के काव्य में विशुद्ध मन की उपज, काल्पनिकता की अधिकता तथा श्रृंगारिक भावभूमियों के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं है। सेकंड लाइन में ही हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको कहा, इसलिए हम पैसेज पे दोबारा गए नहीं। उनके काव्य में राम के प्रति उन्मुखता है। तुलसी के संत हृदय का असर उनके काव्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये सेकंड लाइन में ही आंसर था। अगर आप इसे फिर से जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर आंसर दिख रहा है, क्योंकि हमने पैसेज ध्यान से पढ़ा है। आपको ना इजी पैसेजेस मिलेंगे, ना ही इतना टफ मिलेगा कि आप आंसर्स खोज ही ना पाए। तो आपको एक लेवल बनाकर चलना है और ज़रूर आप 5 पैसेजेस सॉल्व करके जाइए। गद्यांश में तुलसी के राम की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? कुछ चौथी पांचवी लाइन में ही इसका भी आंसर था। गद्यांश में तुलसी के राम को आदर्श पुरुष बताते हुए उन्हें धर्ममय सौंदर्य युक्त कहा गया है। उनका शील मर्यादापूर्ण है तथा उनमें वीरता एवं करुणा कूट कूट कर भरी है। फिर दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमेशा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स करके आएंगे, ये स्कूल्स में भी आते हैं, कॉलेजेस में भी आते हैं, या तो पर्यायवाची पूछे जाएंगे या तो विलोम। इसलिए दोस्तों, जो भी हमने इसलिए आपको कहा कि एडवांस लेवल टॉपिक्स हम आपके साथ कवर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पर्यायवाची, विलोम सब कुछ आपके साथ ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो इसलिए आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ पर पूछा है पर्यायवाची, संत शब्द का फर्स्ट है, जिसका अर्थ आप जानते हैं, अगर आप संत करेंगे तो बहुत ही कॉमन वर्ड है साधु, अवधूत, ये दोनों ही इससे मेल खाते हुए वर्ड हैं, तो पर्यायवाची ये हुआ। सेकंड है वाणी, जिसका अर्थ है वाचन या वाक शक्ति। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस जितने भी आपकी पर्यायवाची को छोड़कर अगर आप इसमें देख रहे हैं तो क्या आपके मिलते जुलते थे या नहीं? आप खुद अभी देख लीजिए, आप इसमें देखेंगे आपको खुद भी समझ में आएगा कि आपका क्या है। देखिए, उसमें जब पूछा गया कि तुलसी जी की कौन से, किसके प्रति उत्साह नहीं है, देखिए कवि काव्य की विशुद्ध, आप खुद देखिए यहाँ पर जब हमने कहा कि हम आपको बताएंगे
काव्य के विषुक्त मनोमय कल्पना प्रवण है या नहीं, इसके प्रति उत्साह नहीं है। तुलसी के बात ये की गई है। फिर राम के प्रति उन्होंने पूछा कि राम की क्या विशेषता बताई गई, तो कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य और ये देखिए आप सौंदर्य मर्यादापूर्ण शीलता एवं ये माफ़ कीजिएगा शीलता और आत्मिक शौर्य के प्रतीक है। आप देखिए ये मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा कुछ सेकंड या थर्ड लाइन में ही इसका आंसर मिल गया। ज़रूरी नहीं है आपको इतने इजीली आंसर्स मिलें, इतनी इजीली आप सारे अपनी जो क्वेरीज हैं उसे कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि वहाँ लेवल बहुत टफ होता है। इसलिए मैंने आपको कहा 5 नहीं तो कम से कम 3 से 4 पैसेजेस तो आप ज़रूर पढ़िए। विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब कवर कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय भी आते हैं, ये सब बहुत कॉमन है जो आपके गद्यांश में पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इजी टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत मार्क्स कवर होते हैं इसमें, आप फ्री में मार्क्स कमा सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको नहीं समझ में आया हो ज़रूर आप इसे दोबारा पढ़िए, समझिए एंड ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।